Hello friends, welcome to this new video. So in this video, we are going to be discussing the important current affairs for the month of December, right? And before we start with the video, I would request you to subscribe the channel for all MBA updates and press the bell icon to receive notifications of important videos like these, right? You could also download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks and videos, and you could follow us on Instagram and Facebook. साथ ही साथ अगर आप एक सीरियस MBA एस्पिरेंट हैं सो यू कुड कंसिडर द StudyBuzz पेन ड्राइव फॉर MBA बिकॉज यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वीडियोस, कंप्लीट ई बुक्स. इसको एक्सेस करने के लिए आपको बिल्कुल भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, राइट. एंड इसमें सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड हैं. आप इनको कई अनलिमिटेड टाइम्स प्ले कर सकते हो. आपको साथ ही साथ मिल जाता है भाई 24/7 डाउट फोरम, राइट. इट कवर्स ऑल दी एग्जाम्स जहाँ पे आपको जीके के साथ साथ पूरी तरह की एनालिसिस भी मिल जाती है, राइट. और जो पोर्टल होता है, पोर्टल में आपको भाई सारे मॉक्स मिल जाते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं फॉर LR DI वर्बल, राइट. बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल सारी आपकी प्रिपरेशन जो है वो कवर्ड होती है यहाँ पे. साथ ही साथ आपको वीकली जीके करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल लेंथ कैट मॉक्स, स्नैप मॉक्स, जैट मॉक्स एंड ऑल दी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के आपको मॉक्स जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट. सो यू कुड कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द सेशन. So first, India's first gold ATM and world's first real-time gold ATM has been launched at Begumpet, Hyderabad, right. So the ATM was set up by the Gold Sikka in collaboration with OpenCube technology support. In this ATM, people can insert their debit or credit cards into the Gold Sikka and buy gold coins. The ATM has a capacity of storing 5 kgs of gold. There are 8 available options for the quantity of gold starting from 0.5 grams to 100 grams, right. तो जिस तरह से आप अपना ATM यूज करते हो जहां पे आप अपना डेबिट कार्ड डाल के यू ड्रॉ द कैश, सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड ATM, इंडिया का जो सबसे पहला गोल्ड ATM है और दुनिया का सबसे पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है, वो लॉन्च किया गया है यहाँ पे तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद में जो जगह है बेगमपेट, यहाँ पे वो सबसे पहला इंस्टॉल किया गया है, राइट. सो यहाँ पे आपको भाई ऑप्शन मिल जाता है इस ATM में, वेरिंग फ्रॉम 0.5 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स आप गोल्ड जो है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, राइट. इस जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है 5 kilograms, right. So they can insert their debit and credit cards into the gold sikka and you could buy the gold coins, right. Next, State Bank of India SBI has surpassed the rupees 5 lakh crore mark in the personal banking advances as on November 30, 2022. The lender has marked the first rupees 1 lakh crore mark on January 2015, followed by 2 lakh crore mark 2018, देन 2020 में 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ हुआ भाई नवंबर 2021 में, राइट. एंड फाइनली नवंबर 2022 में 5 लाख करोड़ मार्क जो है वो सरपास कर गया है, राइट. सो पर्सनल बैंकिंग एडवांसेस मेनली कंप्राइज पर्सनल लोन, पेंशन लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन्स, पर्सनल गोल्ड लोन एंड अदर पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स, राइट. तो जिस भी रीजन की वजह से पर्सनल लोन लिया जाता है, वो जो आंकड़ा है, वो जो नंबर है, दैट फिगर हैज सरपास रुपीज 5 लाख करोड़, राइट. That is with the State Bank of India, right. Next, according to the World Bank's migration and development brief, by 12% the remittance flows to India will be increased to $100 billion in 2022, right. तो जो remittances जो इंडिया में आते हैं वो 12% से इंक्रीज होकर अब $100 billion हो जाएंगे इस साल में, right. So this is the report of World Bank's migration and development, right. So while Mexico is placed second, followed by China and the Philippines, remittances to India were enhanced by wage hikes and a strong labor market in the United States and other OECD countries. Remittances to low and middle income countries increased by about 5% to over $626 billion in 2022, right. तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस है वो कहां पे आता है, दैट इज इन इंडिया, राइट. सो जो रैंकिंग है वो कुछ ऐसी है भाई, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं, देन देयर इज मेक्सिको, राइट, देन देयर इज चाइना, राइट, एंड देन द फिलीपींस. सो 2022 में इट विल बी ओवर 100 बिलियन.
dollars. Then RBI has announced a 4-tiered regulatory framework for characterization of urban cooperative banks. राइट, तो बेसिकली आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज किया है. राइट, यहाँ पे 4-tiered फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने फॉर द यूसीबीज, दैट इज द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. राइट, सो it is based on size of deposits of the UCBs and came into force with immediate effect. The extant regulatory framework classifies UCBs into 2 tiers, Tier 1 and Tier 2. Tier 1 deposits up to rupees 100 crores. Tier 2 more than rupees 100 crore and up to rupees 1000 crore. Then Tier 3 में more than 1000 crore and less than 10,000 crore. Then 10,000 crore से ज्यादा आ गया टीयर 4 में. राइट, सो दिस ऐसा कुछ कैरेक्टराइजेशन किया है आरबीआई ने फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर द ईज ऑफ रेगुलेशन, है ना. तो इस तरह से यहाँ पे 4 टीयर्स में डिवाइड किया गया. राइट, नॉट जस्ट 2, इट इज एक्चुअली 4 टीयर्स. राइट, Tier 1 to Tier 4. Then the National Payments Corporation of India, that is the NPCI, has extended the deadline for UPI, that is the Unified Payments Interface players, to limit to a market cap of 30% till 2024 का December end. Right, so the deadline given by NPCI was of December 31, 2022. In November 2022, the NPCI had proposed a 30% volume cap for third party app providers, TPAP. Currently there is no cap on volume of transactions and about 80% share of market is held by the private players. Right, for example, देखो, there are a lot of third party players, third party apps that provide the UPI. right, जैसे कि you have phone pay, then you have the Google Pay, that is the GPay, there is Paytm UPI, right, and other apps. तो अब बेसिकली क्या है, एनपीआई ने नवंबर में ये बोला कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं इनको अपना मार्केट कैप लिमिट करना पड़ेगा 30%. राइट, तो किसी का भी जो मार्केट शेयर है वो 30% से ज्यादा नहीं हो सकता. राइट, सो दिस इज बेसिकली अ स्टेप टू कर्ब द मोनोपोली, है ना, कि कोई भी ऐसा प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर या कोई भी प्लेयर, किसी के पास मोनोपोली ना है. इस वजह से एनपीसीआई ने ये बोला. एनपीसीआई इज बेसिकली द क्रिएटर ऑफ यूपीआई. राइट, सो इन्होंने ये बोला है कि भाई मार्केट कैप जो है वो 30% तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. एंड उसकी डेडलाइन इन्होंने दी थी सब पहले December 31, 2022, बट उसको अब बढ़ा दी गई है उस डेडलाइन को. द डेडलाइन नाउ इज December 31, 2024. राइट, नेक्स्ट, जेपी ग्रुप हैज साइंड अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू सेल इट्स सीमेंट बिजनेस टू दालमिया सीमेंट फॉर रुपीज 5,666 crores. Right, so it was signed by Jaiprakash Associates and Jaiprakash Power Ventures. The divestment includes cement plants 9.4 million ton capacity, clinker assets capacity of 6.7 million ton, and thermal power plant 280 megawatt capacity. The cement and clinker capacities currently being sold to the Dalmia are situated in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. Right, तो जेपी ग्रुप ने साइन किया है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट जहां पे वो जो अपना सीमेंट बिजनेस है वो किसको दे रहे हैं, वो डालमिया सीमेंट को दे रहे हैं फॉर दिस अमाउंट. नेक्स्ट, इन December 2022, National Stock Exchange of India has received in principle approval from SEBI, right, Securities Exchange Board of India, to set up a social stock exchange, SSE, social stock exchange, as a सेपरेट सेगमेंट. राइट, तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया है एनएसई को, दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, टू सेट अप अ सेपरेट सेगमेंट, एसएसई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज. द क्रिएशन ऑफ द एसएसई was proposed by Finance Minister Sitharaman in her Union Budget speech for 2019-20. The SSE will work for listing social enterprises and voluntary organizations working for the realization of a social welfare objective. The SSE will help these organizations to raise capital as equity, debt, or as units like a mutual fund. Right, तो ये जो SSE है, that is the social stock exchange, इसका जो creation है, this was proposed by Union Finance Minister
निर्मला सीतारमन in her union budget speech of 2019-20, right? तो बेसिकली जो SSC है इट विल वर्क फॉर लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेस और वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के रियलाइजेशन के लिए काम कर रही हैं, राइट? तो जो SSC इसका काम क्या होगा, इसके थ्रू ये जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं दे विल बी एबल टू रेज कैपिटल एज इक्विटी, डेट और एज यूनिट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, राइट? तो एकदम जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज काम करता है उसी तरह से काम सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी करेगा, बट ओनली फॉर द सोशल एंटरप्राइजेस, राइट? देन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर 2035 फ्रॉम द करेंट 5th स्पॉट, राइट? तो इंडिया जो है वो 2035 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहना है CEBR, दैट इज द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जो कि एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म है, राइट? सो द रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, India's annual rate of GDP growth is expected to average 6.4%, after which growth is expected to average 6.5% in the subsequent 9 years. The world gross domestic product, that is GDP, will be doubled by 2037 as developing economies will catch up with the richer ones, right? तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, इसका टाइटल ये है एंड ये रिपोर्ट बनाई गई है CEBR के द्वारा, राइट? ये कह रहा है बेसिकली कि जो वर्ल्ड की GDP है वो 2037 तक डबल हो जाएगी एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया दे विल कैच अप विद द रिचर वंस, एंड इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2035 तक. योगिंदर के अलग, who passed away as an eminent economist. He taught economics at prestigious Indian and foreign universities, including IIM Calcutta. He was an associate professor at Sardar Patel Institute of Economics and Social Research, Ahmedabad. He has also worked as the Vice Chancellor of JNU Delhi. From 1996-1998, he also served as Minister of Power, Planning and Program and served as a member of Planning Commission. Right? So very important person who has a lot of posts, lot of achievements to his name, right? Yoginder K. Alag. है ना? तो ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट है, राइट? ही वर्कड एज प्रोफेसर एट वेरियस इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग IIM कैलकटा, राइट? इसके साथ साथ ये JNU के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं एंड ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ पावर, प्लानिंग एंड प्रोग्राम एंड एज वेल एज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, राइट? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है. देन लेजेंड PM Sinha, who is popularly known as Suman, passed away, was associated with PepsiCo organization between 1992 and 2002. He started his career from Hindustan Lever, which is HLL, Hindustan Lever Limited हुआ करता था वो, अब है वो Hindustan Unilever Limited, right? He served as the chairman of PepsiCo India between 1992 to 2002. He was also credited with launching bottled water brand Aquafina in India. He helped acquire Dukes in Mumbai and snack food company Uncle Chips. राइट? तो जो पेप्सिको का एक्वाफिना वाटर बॉटल है, राइट, विच इज अ कॉम्पिटिटर टू कंपनीज लाइक किनले एंड बिस्लरी, राइट, उसको लॉन्च किया था इन्होंने, राइट? एंड साथ ही साथ ड्यूक्स को अक्वायर किया था मुंबई में एंड एज वेल एज जो फूड स्नैक कंपनी है अंकल चिप्स, उसको भी अक्वायर किया था व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ पेप्सिको. देन लेजेंड एडसन अरांटिस डो नासिमेंटो, who was popularly known as Pele, has been passed away, was associated with football. He is the only player to win the World Cup 3 times, 1958, 1962 and 1970. He was named FIFA's Player of the Century in 2000. During his 21-year career, he has scored the most career goals of 1283 in 1363 games, including 77 goals in 92 matches for his country, right? So footballing legend, इनकी डेथ हो गई है, right? And he is the only football player who has won the FIFA World Cup thrice, 1958 में, 62 में, 1970 में, right? And जो FIFA's Player of the Century था 2000 का, वो इनको दिया गया था, right? Next, Nagaland has observed its 60th statehood day on 1st December 2022.
right, 60th statehood day on 1st December 2022. So it became the 16th state of the Union of India on 1st December 1963, right. So नागालैंड जो है वो फॉर्म हुआ था 1st December 1963 में, एंड अब उसको 60 ईयर्स हो चुके हैं फॉर्मेशन को. On the occasion, the Chief Minister Neiphiu Rio has launched Sahyog project of Nagaland Police and also flagged off Nagaland Police Special Operation Group vehicles. Nagaland has also hosted the 23rd Hornbill Festival 2022 at Naga Heritage Village, Kisama, from 1st to 10th December 2022. And chief guest of this festival, Hornbill Festival, is the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar Sahab. Right, so Nagaland has observed its 60th statehood day on 1st December 2022. Then World AIDS Day is observed annually on December 1 to raise awareness and encourage progress in HIV and AIDS prevention, treatment and care. Theme of 2022 is Equalize. Focus of theme to highlight the particular inequalities faced by HIV patients and to press for the actions needed to address them. WHO has founded this day on December 1st in 1988. In August 1988, James W. Bunn and Thomas Netter have conveyed the idea of AIDS Day to the director of AIDS Global Program. Right, तो जो AIDS Day है, World AIDS Day, that is observed on December 1, and this is to raise awareness and encourage progress in HIV and AIDS prevention, treatment as well as care. Right, and इस बार का जो theme है that is Equalize. Focus of the theme is to highlight the particular inequalities faced by HIV patients and to press for the actions needed to address them. 1988 से हर साल 1st दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है. राइट, नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5th December to highlight the value of healthy soil and to promote the sustainable management of soil resources. Right, World Soil Day is observed annually on 5th December to highlight the value of healthy soil and to promote the sustainable management of soil resources. 2022 का जो theme है that is soils where food begins. In 2002, the International Union of Social Sciences (IUSS) has proposed to celebrate Soil Day. In June 2013, the FAO (Food and Agriculture Organization) conference endorsed the day and requested UN to adopt the day. This day was officially adopted by UNGA and December 5, 2014 celebrated as the first World Soil Day. हर साल जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो 5th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. राइट, एंड दिस इज टू हाईलाइट कि जो सॉइल का को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है. राइट, एंड इसकी वजह से सॉइल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करना भी ज़रूरी हो जाता है. एंड इस बार का थीम जो है दैट इज सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस. राइट, नेक्स्ट, Navy Day in India is observed annually on December 4 to recognize the contributions and accomplishments of Indian Naval Forces. Right, Navy Day जो है वो हर साल 4th December को मनाया जाता है. Right, जहाँ पे Indian Naval Forces के contributions and accomplishments को recognition के लिए ये day होता है. So in 2022, Navy Day was celebrated outside Delhi. The Eastern Naval Command at Visakhapatnam hosts numerous activities and events. राइट, तो इस बार जो होस्ट था इंडियन नेवी डे का दैट वाज द ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम. इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 9th December to raise public awareness on malpractice of corruption and its effects. 2022 theme, Uniting the World Against Corruption. The UN General Assembly has adopted the UN Convention Against Corruption on October 31, 2003 and designated December 9 as International Anti-Corruption Day. According to the UNDP, the approximately $13 trillion that governments spend on public spending, up to 25% is lost to corruption. राइट, तो यहाँ पे हम इंडिया के एंटी करप्शन डे की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की बात कर रहे हैं जो कि हर साल 9th December को ऑब्जर्व किया जाता है. राइट, ताकि
जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन, राइट। एंड यहाँ पे यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है भाई कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक स्पेंडिंग करती हैं करीब 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का, एंड इसमें से 25% जो है, राइट, दैट इज द 1/4 क्लोज टू 4 ट्रिलियन डॉलर्स इज लॉस्ट टू करप्शन। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज हो ही नहीं पाता है बिकॉज इट इज लॉस्ट इन करप्शन। एंड ये जो डे है it got started being celebrated since 2003. Human Rights Day is observed every year on 10th December, marking the day when United Nations General Assembly adopted UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights in 1948. राइट, तो यहाँ पे बात हो रही है भाई ह्यूमन राइट्स डे की, जो कि हर साल 10th दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसी दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज यूएनजीए, ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस बार का थीम जो है दैट इज डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, राइट। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इज द थीम ऑफ 2022. अब यूडीएचआर, इट इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट which proclaims the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political, national or social origin, property, birth or other status, right? तो कुछ rights जो होते हैं वो inalienable होते हैं। inalienable क्या होते हैं भाई कि आप किसी से भी नहीं छीन सकते हो, राइट। भले ही भाई वो आपके कंट्री का है, वो आपके कंट्री के बाहर का है, वो क्रिमिनल है, वो जो भी हो, राइट। कुछ बेसिक ऐसे राइट्स हैं जो आप किसी से भी नहीं छीन सकते हो, राइट। दैट इज बेसिकली द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जब यूएनजीए ने वो अडॉप्ट किया था, राइट, दैट वाज ऑन द 10th दिसंबर 1948। उसी डे को हम ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं 10th दिसंबर। देन नोबेल प्राइज डे, राइट। नोबेल प्राइज डे is observed every year on 10th December again to honor the achievements of Alfred Bernhard Nobel, a Swedish engineer, chemist, entrepreneur and philanthropist. 5 Nobel Prize in physics, chemistry, physiology या medicine, literature and peace are awarded annually on 10th December since 1901. Every year a ceremony is held in Stockholm, Sweden on 10th December on the anniversary of Alfred Nobel's death, right? So 10th December is the death anniversary of Alfred Nobel, not the birth anniversary, right? And 5 Nobel prizes दिए जाते हैं। कौन कौन से भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जिसको आप बायोलॉजी याद कर सकते हो, देन लिटरेचर एंड देन पीस, राइट। मैथ्स जो है वो नहीं दिया जाता है, राइट। इसके बाद जो है अब इकोनॉमिक्स भी दिया जाने लगा है, राइट। नेक्स्ट, गोवा हैज ऑब्जर्व्ड इट्स लिबरेशन डे एवरी ईयर ऑन December 19 in India to mark the victory of Indian armed forces to free from 450 years of the Portuguese rule. Dr. Ram Manohar Lohia led the Goa liberation movement on June 18, 1946 with the aim of liberating Goa by gathering young Goans. The Union of India was completed with Goa's liberation on 19th December 1961. Goa continued to be a union territory till 1987 and then was given statehood by becoming the 25th state of India. Right? तो जो गोवा है 1987 में it became the 25th state of India. उसके पहले it was a union territory. राइट, 1961 से लेके 1987 तक इट वाज अ यूनियन टेरिटरी। एंड इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ 1947 में, राइट। बट जो गोवा का लिबरेशन है वो 1961 में मिला बिकॉज गोवा में देयर वाज पोर्चुगीज रूल, राइट। एंड यहाँ पे जो गोवन लिबरेशन मूवमेंट है इसके लीडर थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया ऑब्जर्व्ड गुड गवर्नेंस डे ऑन 25th December to mark the birth anniversary of former Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In 2014, PM Narendra Modi has announced to observe Good Governance Day every year on December 25th in memory of the former Prime Minister. Purpose of this day to increase public access
to various government programs and services via good governance. It was established with the slogan Good Governance through E-Governance. So 2014 से हर साल जो है वो हम 25th December को, that is on the Christmas day, right, we also celebrate Good Governance Day to mark the birth anniversary of the former Indian Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Right. Next, India has observed first Veer Bal Divas on 26th December to honor the Sahibzadas, the 4 sons of Guru Gobind Singh. So this day is observed to pay honor and tribute to the sacrifices made by Sahibzada Zorawar Singh, aged 6, and Sahibzada Fateh Singh, aged 9, who were laid down their lives while defending their faith in Sirhind, Punjab. Veer Bal Divas has been celebrated at an event hosted by Prime Minister Narendra Modi at Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi. Right? So इस साल से, that is from 2022 onwards, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा. Right? And that is to honor the Sahibzadas, 2 Sahibzadas, Sahibzada Zorawar Singh, aged 6 years, Sahibzada Fateh Singh, aged 9 years, जब इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी to save their faith. Right? So Sahibzada Zorawar Singh ji and Sahibzada Fateh Singh ji attained martyrdom after being sealed alive in a wall on 26 December 1705. So this was the first Veer Bal Divas. Wearables technology company Noise has roped in Virat Kohli as its new brand ambassador for its smartwatch range. Kohli was earlier the brand ambassador of Bolt Games Private Limited, owned Firebolt. The former Indian cricket captain saw his brand value drop by 21% to $185 million in 2021. However, he still topped the rankings in a survey of most valuable Indian celebrities by consultant Kroll Inc. Right? So यहाँ पे कोहली जो है, विराट कोहली, who is the former Indian captain and also Indian cricketing superstar, he has been appointed as the brand ambassador for Noise. Right? पहले ये इनकी rival company जो थी Firebolt, इसके brand ambassador थे, and now he has become the new brand ambassador for Noise. Right? And he is the most valuable Indian celebrity. Right? He is considered the most valuable Indian celebrity. Arun Kumar Singh has been appointed as the chairman and managing director of ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, for a 3-year tenure with effect from the date of his assumption of charge of the post. He is a mechanical engineer from National Institute of Technology, Patna. He was Director Marketing of BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, from October 2018 to September 2021. Then he was elevated as Chairman and Managing Director of the company. Right? So Arun Kumar Singh जो है, इनको appoint किया गया है as the CMD, that is the Chairman and Managing Director of ONGC. Right? Public sector company है ये, and इनका जो tenure है वो 3 साल का होने वाला है. राइट इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है भाई, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम NIT पटना, एंड इसके पहले ये BPCL के डायरेक्टर थे मार्केटिंग के. राइट एंड अब इनको बना दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. देन इंडियन ओरिजिन सुष्मिता शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क विथ इफेक्ट फ्रॉम 2023 March. Right? Her appointment was approved by the Board of Governors of the Federal Reserve System. It is one of the 12 regional reserve banks which, together with the Board of Governors in Washington, D.C., make up the Federal Reserve System. It is the largest reserve bank in terms of assets and volume of activity. Right? तो जो Federal Reserve Bank of New York है, right, which is the largest which is the largest reserve bank in world, right, उसके first vice president and chief operating officer वो अपॉइंट हुए गए हैं इंडियन ओरिजिन सुष्मिता शुक्ला. Tata Sons chairman N. Chandrasekaran has been appointed
as the chair of Business 20, that is B20, India by the government. He will lead the business agenda during India's G20 presidency. The B20 is the official G20 dialogue forum with the global business community. The Confederation of Indian Industry CII has been appointed as the B20 India Secretariat by the Indian government to lead the B20 India process. CII has assumed charge of B20 India Secretariat on 1st December 2022. राइट, तो जो G20 समिट होने वाला है इंडिया में, राइट, उसमें B20 दैट इज द बिजनेस डायलॉग जो होगा, राइट. G20 जो है वर्ल्ड लीडर्स के बीच का डायलॉग है. अब उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो बिजनेस लीडर्स का डायलॉग होगा वो है चेयर ऑफ वो है B20, राइट, दैट इज बिजनेस 20. एंड इसके जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए हैं, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, राइट. और ये जो B20 है इसकी जो सेक्रेटेरिएट है, इसकी जो वर्किंग है वो कौन देखेगा, वो कौन ओवरसी करेगा, वो ओवरसी करेगा CII, दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट. देन KV Shaji has been named chairman of the NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, right. NABARD के जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए हैं KV Shaji. He had served as NABARD's deputy MD till 21st May 2020. Prior to joining NABARD, he worked with Canara Bank, NPCI, that is National Payments Corporation of India, and Kerala Grameen Bank, country's largest regional rural bank, right. So इंडिया का सबसे largest RRB रीजनल रूरल बैंक कौन सा है, वो है केरला ग्रामीण बैंक. फ्रॉम 2013 until 2017 he served as the chairman of Kerala Grameen Bank and he is an agricultural graduate with a PGDM in public policy from IIM Ahmedabad. तो KV शाजी NABARD के चेयरमैन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. देन सुखविंदर सिंह सुखू has been unanimously elected as the new chief minister of Himachal Pradesh and took the oath on 11th December 2022, succeeding Jai Ram Thakur. He served as the president of Himachal Pradesh Congress Committee from 2013 to 2019. Apart from this, Mukesh Agnihotri, leader of the opposition in the outgoing assembly, has been appointed as the deputy chief minister of Himachal Pradesh. Right? So Himachal Pradesh में जो अभी elections हुए थे, assembly elections, उसमें the Congress party has won it and उन्होंने appoint किया है सुखविंदर सिंह सुखू को एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. एंड जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लास्ट सरकार में, जयराम ठाकुर जी की सरकार में, दैट इज मुकेश अग्निहोत्री, इनको अपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. PT Usha has been officially elected as the first woman president of Indian Olympic Association. She is a multiple Asian Games gold medalist and a 4th place finisher in the 1984 Olympics 400-meter hurdles final. Apart from her, Ajay H. Patel has been elected as Senior Vice President, Rajlakshmi Singh Dio and Gagan Narang as Vice Presidents of Indian Olympic Association. And Indian Olympic Association का जो headquarter है वो न्यू दिल्ली में, right? So PT Usha has become the first woman president of IOA, right? First woman president PT Usha, right? इनको एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मिला था एंड शी इज अ 4th प्लेस फिनिशर इन 1984 ओलंपिक्स 400 मीटर हर्डल्स फाइनल, राइट. भूपेंद्र पटेल हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म एंड टुक ओथ ऑन 12th December 2022, राइट. भूपेंद्र पटेल को इलेक्ट किया गया है एज गुजरात का चीफ मिनिस्टर, राइट. एंड ही वाज द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर एज वेल. गुजरात में भी इलेक्शंस थे, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी वॉन द इलेक्शंस एंड इन्होंने रीअपॉइंट किया है भूपेंद्र पटेल को एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो ये इनका सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म होगा, राइट. एंड ही हैज एडमिनिस्टर्ड द ओथ एज 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बाय गवर्नर आचार्य देवव्रत इन गांधीनगर. The BJP has created history in Gujarat with a landslide victory in the 2022 election and its 7th consecutive win, right. So भारतीय जनता पार्टी का ये गुजरात में 7th consecutive win था. The BJP has bagged 156 seats in the 182 member assembly, its highest ever poll tally in the state. So right, out of 182, 156 seats जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले एंड ये highest ever poll tally है गुजरात में बीजेपी के लिए. Dipankar Datta has sworn in as Supreme Court judge by CJI DY Chandrachud on 12th December 2022.
He was a former Chief Justice of Bombay High Court. With his appointment, the strength of the Supreme Court judges increased to 28 out of a total sanctioned strength of 34 judges for the court. He will have a nearly 8-year tenure in the court until his retirement in February 2030 at the age of 65. His name was recommended by Supreme Court Collegium led by Justice U. Lalit on 26 September. राइट, सो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस अपॉइंट हुए हैं दीपांकर दत्ता, जो कि थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट. एंड इनको जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी दैट वाज कंडक्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, राइट. Justice Hemant Gupta has been appointed as the new chairman of New Delhi International Arbitration Center, NDIAC. The government has also appointed Anant Vijay Palli as the part-time members of NDIAC. Justice Gupta has served as Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. Purpose of NDIAC to create an independent and autonomous regime for institutionalized arbitration, right. So NDIAC, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसके चेयरपर्सन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, राइट. सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये. एंड इसके पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं अनंत विजय पाटिल, राइट. सो जस्टिस गुप्ता जो है इन्होंने सर्व किया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एज वेल. एंड जो NDIAC है इसका पर्पस क्या है? टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस रिजीम फॉर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड arbitration, right. What is arbitration? Arbitration is a form of ADR, alternate dispute redressal or resolution, right. तो होता क्या है भाई ADR में ये होता है कि देखो जब कोई डिस्प्यूट होता है सो हमारे पास उसके जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है दैट इज थ्रू इट शुड बी रिजॉल्व एंड इट इज यूजुअली रिजॉल्व जनरली थ्रू द कोर्ट्स, राइट. आप और किसी भी पर्सन में, राइट, अ पर्सन ए एंड पर्सन बी में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है सो दे मूव टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड कि भाई कौन इस डिस्प्यूट में जीत रहा है, कौन इस डिस्प्यूट में हार रहा है, राइट. बट जो ADR है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्यूसर बताता है कि आपको जरूरी नहीं आपको कोर्ट जाना पड़े, राइट. आप आपसी सुलह से भी, आपस में बात करके भी आप यहाँ इस चीज को इसका हल कर सकते हो एंड दैट टू इन अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे, राइट. Next, Benjamin Netanyahu has been sworn in as the new Prime Minister of Israel for a 6th time after Israel's parliament, Knesset, has passed a vote of confidence in new government. Right? तो 6th time के लिए Prime Minister बने हैं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू. Out of 120 members, 63 lawmakers have voted in favor of new government. He is the longest serving Prime Minister of Israel. He served as the Premier of country from 1996 to 1999 and a record 12-year tenure from 2009 to 2021. Right? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के. Then a first of its kind tribal winter festival was organized in Bandipora district of Jammu and Kashmir. This festival was organized by the district administration in collaboration with various departments at Ketson, aim to attract tourists and boost employment opportunities. People from Gujars and Bakerwal's Kashmiri community have danced together to the beats of dhol, drum. Right? तो जो सबसे पहला था ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर के बंडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, राइट. एंड जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था विद कोलैबोरेशन इज वेरियस डिपार्टमेंट्स, राइट. अब इस जो ये फेस्टिवल है ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, इसका एम है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट. भारती एयरटेल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द फेसबुक पेरेंट मेटा to develop undersea cable infrastructure, aim to support high-speed internet in the country and boost data carrying capacities between geographies. The two companies, Airtel and Meta, along with Saudi telecommunication company, will bring the world's longest subsea cable system to Africa, pearls to India.
at Aetal's landing station in Mumbai. Next, cyclone Manduus hit the southern peninsula in December 2022. So Chennai and several other parts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh have witnessed heavy rain and strong winds as cyclonic storm Manduus crossed the states after landfall, as per the Indian Meteorological Department (IMD). The name Manduus has been suggested by the UAE, United Arab Emirates. राइट तो जो ये साइक्लोन था जो आया था बे ऑफ बंगाल की तरफ से, दैट इज द साइक्लोन मैंडुअस एंड इट हिट द सदर्न पेनिनसुला. राइट, सो वेरियस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु and Andhra Pradesh have witnessed heavy rainfall as well as strong winds. PM Modi has inaugurated Mopa International Airport, Goa, and that has been named after former Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar. This international airport was built at a cost of rupees 2,870 crore. It is about 35 km from the capital city Panaji and can handle 44 lakh passengers annually. It is also capable of handling large aircraft such as the Airbus A380. The capacity of this airport can be raised to over 3 crore passengers per year after expansion plans in the future. Right? So, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, मनोहर पारिकर साहब. राइट, देन 7 zonal cultural centers, ZCCs, have been set up by the Ministry of Culture to protect the art and culture. Headquarters: Patiala, Nagpur, Udaipur, Prayagraj, Kolkata, Dimapur and Thanjavur. Reason: to conserve and develop art, culture and crafts across the nation. The government has provided regular annual grant in aid for conducting various activities and programs to ZCCs. The ministry has also announced that ZCCs organize a minimum 42 regional festivals for promotion of art and culture every year. Right? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 7 ZCCs को अपॉइंट किया गया है. राइट, अब इनके जो हेडक्वार्टर्स है रिस्पेक्टिव वो है पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड तंजावुर में. राइट, अब इस 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स को सेटअप करने का जो रीज़न है दैट इज टू कंजर्व एंड डेवलप आर्ट, कल्चर एंड क्राफ्ट्स अक्रॉस द नेशन. राइट, तो so the government has provided regular annual grant in aid for conducting various activities and programs of ZCCs. In December 2022, Gamocha has been received the GI tags in association with Assam, or it is associated with Assam. The government of India has granted the GI, that is the geographical indication tag, to the 9 new items of 14th December, including Gamocha, Assam, Tandoor Red Gram, Telangana, and Raksi Karpo Apricot, Ladakh, Alibag White Onion, Maharashtra. Kerala has been awarded 5 GI tags for its agricultural produce. With this, the total number of GI tags in India comes to 432. Top 5 states holding the maximum number of GIs are Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Kerala. Right? So basically GI क्या होता है भाई? GI होता है Geographical Indication Tag. अब ये GI टैग किसको दिया जाता है? मान लो कोई जगह है जहाँ का कुछ बहुत ही फेमस है, कुछ वहाँ का बहुत ही ऑथेंटिक है. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे बंगाल का रसगुल्ला. राइट, ये बहुत फेमस है वहाँ का, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी. राइट, तो इसको GI टैग दे दिया जाता है ताकि दिस इज प्रोटेक्टेड. राइट, रसगुल्ला जो है द कॉन्सेप्ट इट इज प्रोटेक्टेड एंड इट इज इंडिकेटेड टू, अगर कोई चीज़ रसगुल्ला है तो वो जो उसका ओरिजिन है वो एक बार डिफाइन किया जाता है कि भाई ओरिजिन जो है वो बंगाल ही है. राइट, जैसे केसर यानी कि सैफरन, दैट हैज़ अ GI टैग एंड इट इज एसोसिएटेड विथ कश्मीर रीजन. राइट, तो यहाँ पे जो गमोछा है जिसको बिहार में गमछा भी कहते हैं, राइट, वहीं से आता है ये गमोछा, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो. तो इसको भी, गमोछा को भी GI टैग मिल चुका है और ये असम का है. राइट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक
जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, इसका श्योरिटी मिल जाती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर आर.के. सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप एट टिहरी लेक. Tihri Lake is located in Uttarakhand. During the event, he also announced that world-class kayaking canoeing academy will be set up at Tihri in Uttarakhand. This is the first time that the national level sports competition is being organized at Tihri Lake. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has also informed that new sports policy has been implemented in the state. Right? तो जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल चैंपियनशिप दैट इज द टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप. कहाँ पे? टिहरी लेक में. टिहरी लेक कहाँ पे भाई? उत्तराखंड में है. राइट, टिहरी डैम आपने सुना होगा, सो वही है टिहरी लेक उत्तराखंड में. देन उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ODOS, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट on the lines of one district one product scheme of the state government. Objectives: 1. Promoting sports culture and keeping the younger generation healthy. 2. Providing a platforms for sportspersons to nurture talents and skills. Under this scheme, one sport will be identified in each of the 75 districts of UP. State government will take necessary steps to find district-wise sport-specific talents. Right? तो जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है. राइट, उसी के लाइंस पे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. राइट, अब इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड कीपिंग द यंगर जनरेशन हेल्दी. राइट, यानी कि आप स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हो, उसके थ्रू जो यंगर जनरेशन उनको आप हेल्दी रख रहे हो. सेकेंड है यहाँ पे बेसिकली कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपनी टैलेंट और अपने स्किल्स को नर्चर कर पाए. राइट, दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट. राइट, अब इस स्कीम में क्या होगा कि एक स्पोर्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन ईच ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स. राइट, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पोर्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा स्पोर्ट. तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस पर ध्यान दिया जाएगा. राइट, देन स्टेट गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फाइंड डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पोर्ट स्पेसिफिक टैलेंट्स. नेक्स्ट, 114 Namma clinics has been inaugurated by the Karnataka Health Minister Dr. K. Sudhakar in all the districts of Karnataka on 13th December 2022. The aim is to provide elderly care, emergency medical services, health checkups and medicines to urban poor. In the initial phase, 114 clinics has launched simultaneously across the state. The government is working to operationalize all 438 Namma clinics across the state soon, and all the remaining ones will be operational by January 2023. Right, 114 Namma clinics को inaugurate किया गया है by the Karnataka Health Minister. Right, तो basically ये क्या करेगा? ये elderly care provide करेगा, साथ ही साथ EMS and emergency medical services as well as health checkups and medicines to the urban poor. Ladakh State Union Territory has celebrated Losar festival on 24th December to mark the new year. Ladakhi New Year is the major socio-religious festival of Ladakh celebrated in winter. The Losar festivities continue for 9 more days from the new year with the offering of prayers in the name of God and Goddess, dances and songs in honor of Ibex and the pilgrimage of Mount Kailash. During the festival, they perform the traditional role of 3 Lama Jogis and grandparents. Right, तो लद्दाख का जो न्यू ईयर होता है, लद्दाखी न्यू ईयर, उसको हम कहते हैं लोसार. एंड लोसार फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट किया गया 24 दिसंबर को. एंड राइट, दैट इज द न्यू ईयर ऑफ लद्दाख. उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स to change the names of 2 places in state, that is Mundera Bazar Municipal Council and Chauri Chaura. With this consent, Mundera Bazar Municipal Council in Gorakhpur district has been renamed to Chauri Chaura and Telia Afghan village in Deora district to Telia Shukla. MHA gives
a no objection certificate to change the name of any place after taking consent from Ministry of Railways, Department of Posts and Survey of India. राइट. सो बेसिकली अगर आपको किसी भी जगह का नाम चेंज करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. राइट. अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंसेंट लेगा तीन जगहों से. कहाँ से? रेलवेज मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सर्वे ऑफ इंडिया से. राइट. एंड उसके बाद वो अप्रूव करेगा. तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को वो जो कंसेंट है वो मिल चुका है. राइट. सो जो मुंडेरा बाजार है उसको रीनेम किया जा रहा है चौरी चौरा से, और तेलिया अफगान विलेज को रीनेम किया जा रहा है तेलिया शुक्ला से. राइट. देन इंडिया कंट्री हैज टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC, that is United Nations Security Council, for December 2022. This is the second time in its 2-year tenure as an elected member of the UNSC that India has assumed the presidency of the council. Earlier, India had assumed the presidency of the UNSC in August 2021. The presidency of the council is held by each of the members in turn for 1 month, English alphabetical order of member states. Permanent representative of India to UN, रुचिरा कंबोज. हमें पता है कि भाई देखो, इसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है. राइट. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं, विच इज डिवाइडेड इन 5 + 10. 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स एंड 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स. राइट. अब 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हम सबको पता है, राइट, जिनके पास वीटो पावर्स हैं. राइट. सो दैट इज USA, UK, राइट, रशिया, फ्रांस, राइट, चाइना. ठीक है. अब इसके अलावा देर आर 10 जो कि चेंज होते रहते हैं, जिनका टेन्योर होता है 2 साल का. राइट. अब क्या होता है कि ये जो सारे 15 मेंबर्स हैं इनको बारी बारी करके बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी हर महीने के लिए. राइट. अब ये हर महीने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनते हैं. ठीक है. तो इंडिया पिछली बार बना था अगस्त 2021 में, एंड इंडिया दोबारा बन चुका है दिसंबर 2022 में द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. राइट. नेक्स्ट, Goblin Mode has been selected by the Oxford University Press, publishers of Oxford English Dictionary, as the 2022 Oxford Word of the Year. It refers to a type of behavior which is an unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly, or greedy, typically in a way that rejects social norms or expectations. For the first time, a group of lexicographers at OUP gave people a choice of Goblin Mode, Metaverse and #IStandWith. ठीक है. तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस बार का है गॉब्लिन मोड. गॉब्लिन मोड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज अ स्लैंग टर्म जिसका मतलब होता है टू गो गॉब्लिन मोड. इट इज अ टिपिकली ऑफ बिहेवियर विच इज अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट, लेजी और स्लोवेनली और ग्रीडी, टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन. राइट. और लोगों को यहाँ पे चॉइस दी गई थी भाई इन 3 वर्ड्स में, जैसे कि गॉब्लिन मोड, मेटावर्स और #IStandWith. एंड लोगों की चॉइस के हिसाब से गॉब्लिन मोड को दिया गया इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर. नेक्स्ट, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन प्रेसिडेंट, हैज बीन नेम्ड एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन. रीजन, he has put up a feisty resistance against the Russian invasion. Since the invasion of Russia 24th February, Zelensky has delivered daily speeches that are followed by Ukrainians and governments around the globe. Zelensky has shared the 2022 title with the spirit of Ukraine. Time magazine has presented its first Person of the Year award in 1927. Right? तो Person of the Year award देती है Time magazine हर साल एक पर्सन को, and इस बार that Person of the Year has been named as the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Right, for his feisty resistance against the Russian invasion that started on 24th February last year. New Zealand has passed a new anti-smoking law which banned the future generation. What is this future generation? Everybody who is born on or after 1st January 2009 of nation from purchasing tobacco. This law has banned the selling tobacco to anyone born on or after 1st January 2009 and punishable by fines up to
150,000 New Zealand dollars. The ban will remain in place for a person's whole life. It will also reduce the amount of nicotine that allowed in smoked tobacco products. Retailers licensed to sell tobacco will be cut to 600 by the end of 2023 from 6,000. राइट, तो बेसिकली न्यूजीलैंड ने एक आइकॉनिक लॉ पास किया है जहाँ पे जो कि एक एंटी स्मोकिंग लॉ है, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो फ्यूचर जनरेशन के लोग यानी कि 1 जनवरी 2009 उस दिन या उसके बाद जो भी बॉर्न हुए लोग वो अब टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं कंट्री में, राइट. दैट इज द लॉ, दैट इज द न्यू एंटी स्मोकिंग लॉ that has been passed in the New Zealand. Canara Bank has won the Bankers Bank of the Year Award 2022 for the Indian segment of the Global Banking Summit. The public sector lender has been adjudged as the best bank in India for 2022. The event was held in London, where the bankers MD and CEO LV Prabhakar received the award from the organizers. The Bankers Bank of the Year awards are considered to be like Oscar awards for the banking sector. So Canara Bank को मिला है Bankers Bank of the Year Award 2022. Right, so that is the best bank in India जो award है, and it is considered as the Oscar awards for banking sector. Right, तो ये जो event है ये लंदन में हुआ था, and MD और CEO जो कैनरा बैंक के हैं LV प्रभाकर, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है. Then SS Rajamouli has won the Best Director Award for his film RRR at the New York Film Critics Circle. The group is one of the first critics groups to weigh in on the awards season. At the New York Film Critics Circle, Todd Field's Star has won the Best Picture of the Year, also nabbing Best Actress for Cate Blanchett's leading performance. Colin Farrell won Best Actor for 2 of his performances this year, After Yang and The Banshees of Inisherin. Right? तो SS राजामौली को मिला है Best Director Award RRR के लिए, right? At the New York Film Critics Circle. Then PV Sindhu is the only Indian female player who listed in the top 25 in Forbes annual list of the highest paid female athletes in the world. Right? PV Sindhu is the only Indian female player who listed in top 25 of Forbes annual list of the highest paid female athletes in the world. Sindhu, the 2016 Rio Olympics silver medalist, occupies the 12th spot in the list. Japanese tennis star Naomi Osaka tops this list. The 27-year-old made $7 million of her earnings. For the third straight year, Osaka tops Forbes annual list of the world's highest paid female athletes. Then Stephanie Frappart has become the first female referee at the men's FIFA World Cup Qatar. Right? So first female referee at the men's FIFA World Cup, that is Stephanie Frappart. So she has taken charge of the group stage game between Costa Rica and Germany, held on 2nd December. Then Nusa Black, Brazil, and Karen Diaz Medina are the other women officials who have been designated for the same fixture. In 2021, she became the first woman to referee a men's World Cup qualifying match, Netherlands against Latvia. Ishan Kishan has scored fastest double century in the history of ODI cricket. He has scored 210 against Bangladesh in the third game of the series at the Zahur Ahmed Chaudhary Stadium, Bangladesh. He has broken 7-year-old record created by the West Indies' Chris Gayle. He has achieved the feat in just 126 balls, while Gayle took 138 balls to achieve the milestone. He also surpassed Sourav Ganguly's score and became India's highest individual run scorer opener batter. Right? तो ईशान किशन ने स्कोर कर लिया है भाई फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट. राइट? तो इन्होंने 210 स्कोर किया ऑफ जस्ट 131 बॉल्स. राइट? एंड ही हैज स्कोर 210 अगेंस्ट इंग्लैंड अगेंस्ट बांग्लादेश in the third game of the series at the Zahur Ahmed Chaudhary Stadium. कहाँ पे है ये? बांग्लादेश में ही है. एंड इन्होंने जो अपना 200 स्कोर किया था वो जस्ट 126 बॉल्स में स्कोर किया था. जो अभी तक जो रिकॉर्ड था वो था क्रिस गेल का, जिन्होंने 138 बॉल्स में स्कोर किया था. सो ही हैज क्रॉस्ड दैट. देन
Argentina has defeated France by 4-2 on penalties to win the 2022 FIFA World Cup held at the Lusail Stadium in Doha, Qatar. This is the third ever World Cup victory of Argentina and first since 1986. Kylian Mbappe has won the 2022 FIFA World Cup Golden Boot Award with 8 goals. Lionel Messi won Golden Ball Best Player Award at the 2022 FIFA World Cup in Qatar. Then Best Goalkeeper Golden Glove Emiliano Martinez. Fair Play Award England. Right? तो अर्जेंटीना जो है वो जीत चुकी है फीफा वर्ल्ड कप, राइट, एंड दिस इज द थर्ड वर्ल्ड कप विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना, और इनका जो लास्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री था वो था 1986 में, राइट. सो बेसिकली अर्जेंटीना आर टेकिंग होम द वर्ल्ड कप आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड जो गोल्डन बूट जो मिलता है वो सब उनको मिलता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए. सो वो मिला है काइलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के थे, राइट. जो फाइनल था वो था बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस, जहाँ पे अर्जेंटीना डिफीटेड फ्रांस. England all-rounder Sam Curran has emerged as the most expensive player in the IPL's history, as Punjab Kings bought him for rupees 18.5 crore. The most expensive player in IPL so far was South African all-rounder Chris Morris, who received rupees 16.25 crore at the 2021 auction. Australia all-rounder Cameron Green was the second highest earner, fetching 17.5 crore bid from Mumbai Indians. राइट, तो इस बार जो आईपीएल के ऑप्शंस हुए हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर हैं वो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम क्यूरन, राइट. एंड इनको पंजाब किंग्स ने बिड किया है फॉर 18.50 करोड़. एंड सेकेंड इज द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, राइट, फॉर 17.5 crores by the Mumbai Indians. Grandmaster Magnus Carlsen from Norway has secured his fourth title of 2022 World Rapid Championship held in Almaty, Kazakhstan. Vincent Keimer, Germany, has settled for silver, and Fabiano Caruana has secured bronze. While Tan Zhongyi has won gold in 2022 Women's World Rapid Championship, Indian chess player B. Savita Shri. So ये है मैग्नस कार्लसन का फोर्थ टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, राइट. एंड इन्होंने डिफीट किया है विंसेंट केमर को, जो कि जर्मनी के चेस प्लेयर हैं, इन द फाइनल्स. इंडियन फीमेल चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन एल्मेटी, कजाकिस्तान, आफ्टर डिफीटिंग चाइनाज जोंगी टैन. He scored an impressive 12.5 points, just half a point behind the gold medal winner Bibisara Balabadea of Kazakhstan. She is the second Indian to win a medal at World Blitz after Viswanathan Anand. Right, so Koneru Humpy ने इनको मिला है FIDE World Blitz Chess Championship में silver medal. So she is the only second Indian to win a medal at World Blitz after Viswanathan Anand. A book titled Forks in the Road, My Days at RBI and Beyond has been authored by former governor of RBI C. Rangarajan. It was published by the Penguin Group. The book is the memoir of Dr. C. Rangarajan, an Indian economist, a former member of Parliament and the 19th governor of the Reserve Bank of India. The book is divided into 3 parts. Part 1 RBI and Planning Commission, Part 2 Governor of RBI, and Part 3 Beyond RBI. जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के सी रंगराजन, इन्होंने बुक लिखी है जिसका टाइटल है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, राइट. तो ये जो बुक है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 आरबीआई एंड प्लानिंग कमीशन, पार्ट 2 गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड देन पार्ट 3 बियॉन्ड आरबीआई. एंड इस बुक के पब्लिशर हैं Penguin Business, right? Next, Japanese space startup iSpace has launched the world's first commercial moon lander, Hakuto R, on 11th December 2022 after several delays. This mission was took off from Cape Canaveral,
Florida, after 2 postponements caused by inspections of its SpaceX Falcon 9 rocket. Hakuto refers to the white rabbit that lives on the moon in Japanese folklore. The national space agencies of the United States, Russia and China have already achieved the soft landings on moon. Right? तो दुनिया का जो सबसे पहला कमर्शियल मून लैंडर है, राइट, वो लॉन्च किया गया है बाय द जापानीज स्पेस स्टार्टअप iSpace and the name is Hakuto R. According to the Ministry for Space, 1,100 crore has been earned by the ISRO, Indian Space Research Organization, in the last 5 years from the launch of foreign satellites. In the last 5 years, January 2018 to November 2022, ISRO via its commercial arms has successfully launched 177 foreign satellites from 19 countries. Under commercial agreements, ISRO launched these satellites on board PSLV and GSLV Mark III vehicles. Right? So ISRO ने start किया था भाई फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करना, एंड उसके थ्रू जो अर्निंग हुई है इसरो की लास्ट 5 years में, दैट इज ₹1,100 crore. NASA has announced that Mars InSight lander has been retired 4 years after it touched down on the surface of the red planet. It was the first robotic probe which was specially designed to study the deep interiors of a distant world. Mission controllers at NASA's Jet Propulsion Laboratory, JPL, concluded that the mission had ended when 2 consecutive attempts to re-establish radio contact with the lander failed. InSight landed on Mars in late November 2018 and अब उसको basically 4 सालों के बाद उसको retire कर दिया है नासा ने. Right? So that is all in this session. Thank you.